हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, दिन हमारे पास बहुत कम है। और अब आज से ही बात करें, 22 में आपका एग्जाम है। तो 22 और आज 4 जुलाई है, और 4 जुलाई से हमारे पास इस तरह से 18 डेज बचते हैं। तो 18 डेज में भी मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी पूरा करा दूं। और टॉपिक मुझे कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपका जितना भी अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। और बाकी आप जो जनरल पेपर है और आपका क्वालिफाई एग्जाम है, उसकी तैयारी आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो मैं उसी दिशा में अपने जो कदम बढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं मेरे कदम। मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा, और आपका रिवीजन भी समय से करा दूंगा। मैराथन क्लास लाऊंगा जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। और एक मैराथन आज आ चुकी है, और मैराथन अभी लाऊंगा। तो सब आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट, because I want to go at the level of 50 subscriber, because there is a rule of YouTube that if you want to take online class, live class, so you should have 50 subscribers. So I need your support. So please subscribe my channel and like the video. So let's start today class. तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बैंक से भुनाया गया बिल, अ बिल डिस्काउंटेड एट द बैंक। तो ये क्या होता है? ये क्या प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटी होती है, संभावित दायित्व होता है, करंट लाइबिलिटी होती है, करंट एसेट होती है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी दो पर्सन है। ए ने क्या किया है? ए ने सेल की है। ए ने सेल की है किसको? बी को सेल की है। तो लेकिन ये उधार सेल थी, और उधार सेल को बोलते हैं क्रेडिट सेल। अब ए को पैसा नहीं मिला है बी से, तो ए ने क्या किया है? यहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाया है, और उस पर लिखा है कि मैं बी 1,000 10,000 रुपए आज से 3 महीने बाद, मतलब इस डेट को ए को दूंगा। और ये ड्राफ्ट ए भेज देता है किसके पास? बी के पास। और जब बी इस पर अपने सिग्नेचर कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है बिल। इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज वापस आ जाता है फिर साइन होकर ए के पास। अब ए के पास ये बिल है। किसके पास है बिल? ए के पास। लेकिन ए को 1 महीने बाद ही पैसे की जरूरत हो जाती है। अब ए के पास क्या ऑप्शन होता है? कहाँ से पैसा लाए? ए सोचता है कि ये जो मेरे पास बिल रखा हुआ है, इसको लेकर जाता है बैंक के पास। यहाँ पर बैंक बैठा हुआ था, तो बैंक से ए कहता है कि देखिए, मेरे पास 10,000 रुपए का बिल है। आप इस 10,000 रुपए के बिल को ले लीजिए, और बदले में मुझे आप डिस्काउंट पर कुछ पैसा दे दीजिए। बैंक क्या करता है? बैंक सोचता है कि मुझे तो बेनिफिट होगा, क्योंकि कम देने पड़ेंगे पैसे। तो बैंक इसको 9,500 रुपए दे देता है। 500 रुपए नहीं देता है, और ये 500 रुपए क्या हो जाते हैं बैंक के लिए? ये उसका इनकम बन जाती है, क्योंकि अब बिल किसके पास आ गया? बैंक के पास, क्योंकि बैंक ने बिल ले लिया ए से, और ए को पैसा दे दिया 9,500 रुपए। अब जब 3 महीने हो जाते हैं, तो अब बैंक जाता है ए के पास। अब बैंक जाता है ए के पास। अब यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। एक, बैंक को बी पेड कर देगा पैसा, पे कर देगा पैसा, पूरा पैसा दे देगा। दूसरा हो सकता है बी इस कंडीशन में ना हो कि इस पैसे को दे सके। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? अब आप देखिए, यहाँ दो बातें हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली क्या है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये भी तो संभावना है कि पैसा मिले और ना मिले। तो ये संभावना होती है, इसलिए इसको हम संभावित लाइबिलिटी कहते हैं। इसके लिए इसलिए इसको हम जो बोलते हैं, इसको हम लाइबिलिटी में ही लेंगे। लेकिन लाइबिलिटी कौन सी होगी? ये भी तो इसको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। अब घटना क्या होगी? घटना ये होगी, बी ने पेमेंट कर दिया, तो लाइबिलिटी बनेगी नहीं ए के लिए। और बी ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक वापस किसके पास आएगा? ए के पास आएगा, और ए से कहेगा लाओ मेरा पैसा। और बैंक को ए कितना देगा? फिर पूरा 10,000 रुपये बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है? संभाव्य दायित्व है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी।
तो इसको हम कहाँ लिखते हैं? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में लिखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, बिल और बेचने वाला और खरीदने वाला। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल को ड्रा कौन करता है, को ड्रावर कौन होता है? तो जो सेलर होता है, जो माल बेचता है, वही बनाएगा बिल, वो बिल बना कर देता है। और स्वीकृति कौन देता है अपनी एक्सेप्टेंस? परचेजर, जो खरीदने वाला है, वो देता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the cost of goods 1,20,000 and gross loss is one fourth of the selling price, then selling price will be। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है 120, ग्रोस लॉस दिया हुआ है यहाँ पर वन फोर्थ ऑफ सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं बताइए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो अथवा, और इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा गया है? दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा गया था, ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 120,000, यहाँ तक तो सेम है। ग्रोस लॉस 25%, देखिए 1/4 को 25% भी तो कह सकते हैं, अगर इसको परसेंटेज में देखें। 1/4 की जगह 25% भी कह सकते हैं। 25% ऑफ सेल, सेल का 25%, देन वॉट विल बी द सेल अमाउंट, तो बिक्री की राशि कितनी होगी, बिक्री कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है ग्रोस लॉस। क्या गिवन है आपको? ग्रोस लॉस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रोस लॉस गिवन है, तो यहाँ आप लेट कर सकते हैं, मान लेते हैं लेट सेल, हम यहाँ पर सेल मान लेते हैं कि सेल हमारी एक्स रुपीज है। ठीक है, अब जब सेल आपकी एक्स रुपीज है तो आपका लॉस कितना होगा, हानि कितनी होगी? तो लॉस होगा एक्स का 25%। तो एक्स का 25% देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25x/100। ठीक है, ये आ गया आपका, क्या आ गया ये आ गया आपका लॉस। अब आप खुद सोचिए, जब आप लॉस पर बेच रहे हैं कुछ चीज, तो अब सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो उसका ज्यादा होगा। समझिए बात को, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमें ये बीज गणित अगर समझ में ना आए तो मैं देखो इसको अंगगणित ले लेता हूँ। ठीक है, अंगगणित में समझ लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि हमने 100 रुपए की कोई चीज बेची, और उस पर हम 100 रुपए की कोई हमने चीज बेची है, और हमने 15 रुपए का क्या लिया है, लॉस लिया है। इसका मतलब जब 15 रुपए का लॉस लिया है और 100 रुपए की कोई चीज बेची है, इसका मतलब है ना खरीदी कितने में होगी जब हमें लॉस हुआ? इसका मतलब है ना ज्यादा में खरीदी होगी, 115 रुपए में खरीदी होगी, तभी तो बेची। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, जब एक्स रुपए की कोई चीज है, एक्स रुपए की आपने सेल करी है कोई चीज, और लॉस लिया है इस पर 25x/100, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? आपने खरीदी कितने में होगी है? तो आपने खरीदी होगी, एक्स में बेची, प्लस 25x/100, ये क्या है आपका लॉस। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, 100x प्लस 25, तो ऐड करेंगे 125x, अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से कॉस्ट आ गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, प्रश्नानुसार देखें, तो प्रश्नानुसार हम तो कह रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 125x/100, और एग्जाम क्वेश्चन में दी हुई है 1,20,000, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? देखिए ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 125 इधर अपोन में आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी x इजिकल टू 1,20,000, 1,20,000 इंटू 100 और अपॉन 125। अब इसे अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, या 25 से ही कर लो, तो 25 से मतलब 25 बन जाए 125, और 25 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 25 चौका 100। अब 5 बचा, 5 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, बचे 2, और 5 चौक 20, 24, तो 24 चौक 96, तो ये आ गया आपका 96, और 1 2 3 4, 4 आपकी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने का 4 जीरो, 1,20,000, तो 25 से घट गया, 100 घट गया, तो यहाँ पर आपकी तो ये आ जाएगा आपका। देखिए ये जीरो जो है, ये एक्स्ट्रा, इसको हटाते हैं, ये जीरो नहीं है। कैसे नहीं है ये जीरो? देखो ये जीरो हमारी यहाँ खत्म हो गई ना,
इसमें जब हमने इसको काटा था तो ये जीरो भी कट गई थी यहाँ, 5 से काटा था, 5 दूनी 10 बचे 2, फिर जीरो लगाई तो 20 हो गया, 5 चौक 20, तो एक जीरो कट गई, 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ आ गई। तो क्या आ गया? 96,000। 96,000 क्या है? एक्स। अब बताइए एक्स क्या था? एक्स था आपकी सेल। एक्स क्या थी? सेल थी, ये रही। तो सेल कितनी आ गई आपकी? 96,000। तो ऑप्शन क्या होगा सही? बी। और इसने सेल ही पूछा था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the cost of if the cost is 48,000 and 20% profit is to be calculated on the selling price। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर प्रॉफिट आया है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोस्ट गिवन है और आपको दिया हुआ है कैलकुलेट करा रहा है सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसका मैंने एक मेथड आपको और भी बताया है, आपके मानकर ना करके इसको उस मेथड से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 20% है, और 20% किसका है? ऑफ सेल। ऑन सेल कह दो या ऑफ सेल कह दो, सेल का। तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, परसेंट हटाकर 20/100 ऑफ सेल, ऐसे भी कह सकते हैं। और जब 20 से इसे डिवाइड करेंगे, 21 जा 20, 25 जा, तो ये आपका आ जाएगा 1/5 ऑन या ऑफ सेल। तो सेल का अगर आप 1/5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि देखिए एक तरफ होता है सेलिंग प्राइस, एक तरफ होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस में आपको दिया हुआ है 1/5 है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इधर क्या आएगा? तो कॉस्ट प्राइस का होगा 1/4। अगर सेल प्राइस का दिया हुआ है 1/6, तो इधर कितना होगा? 1/5। और अगर इधर दिया हुआ है 1/3 है कॉस्ट प्राइस का ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल प्राइस का कितना होगा? 1/4। कैसे होता है ये यूनिटरी मेथड से होता है, एक एक नियम से। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने यहाँ क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1/5 ऑफ सेल। सेल का 1/5। अब सेल का 1/5 है, इसको हम कर सकते हैं, और जैसे देखो ये किया था मैंने, एक कम कर दूंगा तो कॉस्ट का बन जाएगा। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं 1/4 ऑफ कोस्ट, के कोस्ट का 1/4। अब यहां पर इजीली हो जाएगा क्योंकि 1/4 इंटू कोस्ट हमें गिवन है। कोस्ट कितनी दी हुई है? कोस्ट हमें दी हुई है 48,000। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12,000। 12,000 आपका 12,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप देखिए, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट है आपका इतना और आपकी लागत है 48, तो कितने में बेचोगे? तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेल क्या होगा आपका? सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, आपने खरीदी है कितने में, मतलब बनी कितने में? 48,000 में। और प्लस अब आप इस पर 12,000 ले रहे हैं प्रॉफिट, तो कितने में बेचेंगे आप इसको? जी, आप इसको 60,000 में बेचेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 60,000। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा आपका, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पूछा क्या है, इसने कहा कि लाभ होगा। लाभ कितना होगा? आपसे सेलिंग प्राइस नहीं पूछा। सेलिंग प्राइस तो है आपका 60,000, लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने पूछा लाभ कितना होगा। लाभ कितना आया है आपका? 12,000। ठीक है, लाभ आया है आपका 12,000, तो आप 12,000 आपका आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्थिक चिट्ठे में ऋणपत्र धारक द्वारा शोधित ऋणपत्र जिसका भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है दिखाया जाएगा। कह रहे हैं इन द बैलेंस शीट डिबेंचर होल्डर शैल बी शो रिडीम्ड डिबेंचर फॉर विच पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। जिसका पेमेंट अभी रिसीव्ड नहीं किया है उसको आप कहां पर दिखाएंगे? देखिए रिडीम्ड कहते हैं पैसा वापस करना डिबेंचर का। डिबेंचर क्या होते हैं? ये एक तरह से उधार होता है, क्लेम होता है बिजनेस पर। हमने डिबेंचर होल्डर को क्या माना हुआ है? अपना हमने अपना क्रेडिटर माना हुआ है उसको। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसको अभी रिडीम्ड नहीं किया है। कह रहे हैं जो शेयर होल्डर है उसको रिडीम नहीं किया है, उसका पैसा भी वापस नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको क्या कहेंगे? अनसिक्योर्ड डेब्ट कहेंगे, सिक्योर डेब्ट कहेंगे, या या संभाव्य लाइबिलिटी कहेंगे, मतलब आ, क्या कहेंगे इसको? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहेंगे या करंट लाइबिलिटी कहेंगे? तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही आंसर होगा आपका बी। बी आंसर क्या है? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्यों कहा है आपने? देखिए इसको देखते हैं आप, सिक्योर्ड ही क्यों कहा है, इसकी भी बात करते हैं।
देखिए, क्योंकि ये शोधित ऋण पत्र है। आपको पता होगा डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं, शोधित भी होते हैं और अशोधित भी होते हैं। शोधित ऐसे होते हैं जिनका शोधन किया जाता है, और अशोधित वो होते हैं जिसका शोधन नहीं किया जा सकता। तो इसमें और क्या चीज शामिल हो सकती है आपके डिबेंचर के साथ? आपका लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, लोन फ्रॉम सब्सिडायरी हो सकता है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन हो सकता है। ये सभी किस में आते हैं आपके? ये सभी सिक्योर्ड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को दिखाया जाता है। एसेट आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। स्थायित्व के आधार पर दिखाए जाते हैं। स्थायित्व के आधार पर दिखाए जाते हैं मतलब परफॉर्मेंस बेसिस पर। इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस। मैंने आपको पहले बताया था। परमानेंस। परमानेंस बेसिस पर। परमानेंस बेसिस पर दिखाई जाती है, बाजार मूल्य पर दिखाई जाती है, पुस्तक मूल्य पर, या तरलता के आधार पर। देखो, तरलता के आधार पर भी दिखाई जाती है और आपके स्थायित्व के आधार पर भी दिखाई जाती है। दोनों ही आधार पर दिखाई जाती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन आयोग द्वारा। अब आप ऐसे टाइम पर क्या करेंगे? तो आपको बहुत ही ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए, दोनों ही मेथड क्या है? ये दोनों मेथड बैलेंस शीट में एसेट को दिखाने के होते हैं। देखिए, परमानेंस तो होता है कि सबसे पहले हम फिक्स एसेट को ऊपर दिखाते हैं, उसके बाद करंट करंट एसेट को दिखाते हैं। क्योंकि फिक्स एसेट ज्यादा समय तक हमारे बिजनेस में रहती है और करंट एसेट केवल एक अकाउंटिंग पीरियड तक बिजनेस में रहती है। लेकिन अगर बात करें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी आधार पर भी दिखाते हैं। उसमें क्या होता है? करंट एसेट पहले दिखाएंगे और फिक्स एसेट बाद में दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर आपको दिया जो हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। तो हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आर साइलेंट। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, क्वेश्चन चुप है, तो आप हमेशा इस पर दिखाएंगे। अगर आपने सोल्व किया होगा 11th प्लस 12th क्लास में भी, या आपने ग्रेजुएशन में आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, तो आपने हमेशा देखा होगा कि आप परमानेंस बेसिस पर ही, स्थायित्व के आधार पर ही अपने एसेट को दिखाते हैं। पहले हमेशा गुडविल ही आती है, उसके बाद फिर आपकी मशीन, फर्नीचर वगैरह आता है, फिर आपका बैंक और कैश आता है। तो आप हमेशा बिना कुछ कहे, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, फिर भी आप किस पर आधार पर दिखाते हैं? स्थायित्व के आधार पर, परमानेंस बेसिस पर ही दिखाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए। आपको बिल्कुल भी इसको नहीं लगाना। हाँ, लेकिन अगर यूं पूछता कि बताइए किस किस आधार पर दिखाए जाते हैं, या बैलेंस शीट कैसे कैसे बनाई जा सकती है, तो वहां आपके दोनों ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको जब दोनों ऑप्शन हो और पूछे कौन से आधार पर दिखाया जाता है, कौन से बेसिस पर दिखाया जाता है बैलेंस शीट में एसेट्स को, तो आप बताएंगे स्थायित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेल इज 120 एंड 1,20,000 एंड वन थर्ड ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट। जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कितना है कॉस्ट का? वो है आपका, तो यहाँ पर यदि बिक्री का, तो आपको पूछा गया है कि वन थर्ड, सकल लाभ जो है वो वन थर्ड है। वन थर्ड है। अब वन थर्ड किसका? ना कहा सेल का, ना कहा परचेज का। और किराया दिया हुआ है आपका 98,000, और अंतिम रहतिया दी हुई है आपकी 18,000, और बिक्री भी दी हुई है आपकी। तो याद रखना, हमेशा आपको ये भी बात याद रखना, जब आपने रेशो चैप्टर किया होगा अपनी लाइफ में कभी, कहाँ किया था? ये आपका स्टैंडर्ड में आता है, 12th स्टैंडर्ड में आता है ये। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आता है, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो सीबीएसई बोर्ड में जो आता है ये आपका 12th स्टैंडर्ड में आता है। और आपने वहां पढ़ा होगा, तो उस रेशो में आपने देखे होंगे कि वहां भी एक क्वेश्चन आता था जिसमें आपका कुछ नहीं कहता था, तो आप वहां क्या लेते थे? सेल का। ठीक है, तो सकल लाभ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है वन थर्ड। तो वन थर्ड के आगे कुछ नहीं है, तो आप इसे मानेंगे ओ सेल। तो ये सेल का है। अब यहाँ पर देखते हैं सेल कितनी है। सेल आपकी गिवन है। तो सेल कितनी गिवन है आपकी? 1,20,000। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दें हम, कितना आ जाएगा? 40,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 40,000। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है कि द इनिशियल स्टे विल बी, मतलब आरंभिक रहतिया होगा, तो आरंभिक रहतिया कितनी होगी? अब पहले तो आप इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर पहुंचिए। अब आप देखिए, जब आपने कोई चीज 40,000 रुपए का प्रॉफिट लिया है, और आपकी देखिए सेल कितनी है। अगर हम सेल निकालें, तो सेल का फॉर्मूला क्या होगा आपका? सेल का होगा, आप कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट में आप ऐड कर देंगे क्या? प्रॉफिट अपना।
प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तभी तो सेल आता है, तभी तो बेचते हैं। अब यहाँ पर आपका देखिए सेल कितना गिवन है आपका, सेल आपका नहीं दिया हुआ है? तो यहाँ पर आपको क्या बिक्री दी हुई है, सेल दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000 सेल दिया हुआ है। कॉस्ट कितनी आएगी, तो कॉस्ट अब निकल कर आएगी कॉस्ट यहाँ, और प्लस प्रॉफिट कितना है 40,000। तो प्रॉफिट ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बच जाएगा 80,000। तो इसका मतलब 80,000 क्या है कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी है 80,000। क्या हमसे कॉस्ट पूछा था, नहीं, हमसे पूछा था कि आपकी आरंभिक ओपनिंग स्टॉक क्या होगा। अब आप कहेंगे फिर आपने ये क्यों किया, देखिए मैंने इसलिए किया है क्योंकि कोस्ट का हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कोस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, इसमें रहती आ जाएगा, क्योंकि इसमें शामिल होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला होता है आपका। अब कॉस्ट यहाँ पर कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है आपकी 80,000, तो यहाँ लिख लेते हैं 80,000 इजिकल टू आपका ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, ओपनिंग स्टॉक तो पूछा है आपसे कि बताइए ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया कितनी है, प्लस परचेज कितना है, परचेज यहाँ दिया हुआ है, ये रख के रहे 98,000, तो यहाँ लिख देते हैं 98,000। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी आपका गिवन है, ये रहा अंतिम रहतियां 18,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 18,000। अब आपको पता है ये 18,000 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 80 में, और 98,000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो जब 80,000 में 18,000 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 98,000। क्या हो जाएगा आपका 98,000। तो इधर आपका क्या है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, अब इधर ओपनिंग स्टॉक, और ये जो इधर क्या है आपका 98,000। अब ये 98,000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 98,000 और माइनस 98,000, ये उधर जाकर माइनस हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आया आपका, जीरो, शून्य आ गया। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना है, शून्य। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। और साथ में देखो मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ आपको, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। देखिए ऐसी भी मिस्टेक हो सकती है कि देखिए यहाँ पर आइए वापस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में यहाँ कहा है 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, और ये कॉस्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना दूं ऑन कोस्ट, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि ऑन कोस्ट के कोस्ट का इतना है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखिए अब की बार फिर क्वेश्चन बदलेगा। ठीक है, अब की बार आपका क्वेश्चन फिर बदलेगा, कैसे बदलेगा देखिए, यहां पर कहा है इसने ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर कोस्ट का दे देता, समझ रहे हैं ना आप? पहले क्या माना हमने, हमने माना कि यहाँ कहा है कि सकल लाभ जो है वो 1/3 है, किसका 1/3 है हमें नहीं पता, तो हमने क्या कहा सेल का लेते हैं हमेशा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देता कि ऑन कोस्ट, कोस्ट का 1/3 है, तो तब कैसे करते आप, इसको भी देखिए आंसर आपका क्या आता, आपकी बार आंसर भी चेंज आएगा देखिए। तो आपको दोनों बिल्कुल ध्यान से रखना है, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। दोनों हो सकते हैं क्वेश्चन, दोनों को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 1/3, 1/3 ऑफ कोस्ट कह रहा हूं, आपके में ध्यान रखना, आपके में कोस्ट कह रहा हूं। पहले क्या कहा था मैंने 1/3 ऑफ सेल, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस, तो आपको सेल मानना है, और इफ क्वेश्चन टेल्स अबाउट दिस, तो जैसा क्वेश्चन का है ऐसा आपको मानना है। तो यहां पर आप देखेंगे 1/3 इंटू कोस्ट, कोस्ट कितनी दी हुई है आपकी, कोस्ट जो दी हुई है आपकी, सॉरी यहाँ पर कोस्ट आपको गिवन नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब आपकी कोस्ट आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर कोस्ट का, तो आप इसको और कैसे चेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको कि 1/4 ऑफ सेल, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोस्ट का 1/3 होता है तो सेल का 1/4 होता है, कोस्ट का 1/4 होगा तो सेल का 1/5 होगा, एक ज्यादा हो जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर ज्यादा हो जाता। अब यहाँ पर आपकी सेल कितनी है 1/4 इंटू सेल है आपकी 1,20,000, तो जब आप 1,20,000 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 30,000। इसका मतलब प्रॉफिट आपका यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट कितना है 30,000। अब आपका प्रॉफिट तो है 30,000,
और आपकी यहाँ पर सेल जो दी है 1,20,000, तो कॉस्ट कितनी हुई होगी? भाई आपने 30,000 ज्यादा करके बेचा होगा माल, तो आप 30,000 को सेल में से कम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ आपकी? तो देखिए कॉस्ट क्या आएगी अब? कॉस्ट आएगी आपकी, आप इसे कम करेंगे किस में से? सेल में से। सेल है आपकी 1,20,000, तो 30 कम करोगे तो 90,000 आ गई। तो कॉस्ट कितनी है आपकी? 90,000, 90,000। अब हमें चाहिए अंतिम रहतिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर आपकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट आ गई आपकी 90,000। कॉस्ट कितने आपकी? 90,000 इजिकल टू ओपनिंग स्टॉक पता नहीं, हमें निकालना है, प्लस परचेज कितना गिवन है? परचेज गिवन है आपका 98,000। 98,000 ये आपका परचेज गिवन है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास अंतिम रहतिया, ये है आपका 18,000। ठीक है, तो अभी 18,000 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इधर? 1,80,000, 1,08,000, 1,08,000, और 98 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1,08,000 में से जब आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे आप? 98,000। 98,000, तो इधर क्या आ जाएगा आपका? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 10,000। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 10,000 आ गया, और देखो आंसर भी है। आंसर क्या है? 10,000, ये रहा ए। तो आपको ध्यान रखना है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगर ग्रोस प्रॉफिट आपका ऑन कॉस्ट कहता है तो क्वेश्चन ऐसे होगा। ऑन सेल कहता है तो क्वेश्चन ऐसे होगा। और कुछ नहीं कहता तो भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, सेल मानकर। तो आपको ये मैंने दोनों तरह से क्वेश्चन को बता दिया है। अब इसका यहाँ आंसर क्या था? हमारा जीरो था, क्योंकि हम मानकर क्या चल रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If cost 18,000 and percentage of profit is 33 and 1 and whole, the amount of the profit will be। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट गिवन है, और आपसे कहा है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आपको प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट है वो आपका 33। तो पहले मैं इसको ही लिख लेता हूँ, ग्रोस प्रॉफिट ये दिया हुआ है 33 सही 1/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 33 तेरा 100 और 1 110। तो मैं इसको यूं भी तो कह सकता हूँ 100/3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 100/3 का प्रतिशत इतना, और ये परसेंट भी है। ये क्या है? परसेंट भी है। और अगर मैं इसको परसेंट हटा दूं तो क्या होगा? देखिए 100/3, और परसेंट हटाना हो तो हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, और लगाना हो परसेंट तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब हम 100 से 100 कट हो जाएगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 1/3। किसका 1/3 है? वो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो आप। कह रहे हैं कि कॉस्ट इतनी है, परसेंटेज जो है वो कॉस्ट का, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर, ऑन कॉस्ट, क्या है? ऑन कॉस्ट। और अगर क्वेश्चन कुछ ना होता किसका, तो आप क्या कहते? फिर आप मानते सेल का। ये आपको याद रखना है। तो ये तो ग्रोस प्रॉफिट हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉफिट आएगा कितना, रुपीज में कितना आएगा। ये तो परसेंट में है। तो कॉस्ट कितनी है आपकी? कॉस्ट है 18,000। 18,000 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, 3 6 जा, तो ये आ जाएगा आपका 6,000। तो कितना है आपका? 6,000। 6,000 का प्रॉफिट लिया है आपने, और आपका बना कितने में है माल? कॉस्ट कितनी? 18,000। तो बेचोगे कितने में भाई? बेचोगे कितने में? लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है लाभ की राशि कितनी होगी, पैसों में लाभ कितना होगा? 6,000। आंसर आ गया, ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट। और अगर सेल कहता तो दोनों को जोड़ देते, सेल कितनी होगी? 18 और 6 24 हो जाती फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखिए अकाउंट्स की मेरे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप तैयारी, बाकी और सब्जेक्ट की करते चलना। क्योंकि देखिए आपका, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं ना, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, तो आपको अपना सभी तैयारी को टाइम मैनेजमेंट करके सभी को समय पर पढ़ना होगा। मुझे वो सब्सक्राइबर बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने डेली सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और जब सभी सब्जेक्ट हो जाते हैं तो मेरी वीडियो को भी, अकाउंट को भी देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अकाउंट पे वीडियो देख रहे हैं और अदर सब्जेक्ट को भी साथ लेकर चल रहे हैं। ज्यादा बात ना करते हुए, हमारे पास काम ज्यादा है तो काम की तरफ
चलते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एक अवलंबित एक दायित्व, एक ऐसा दायित्व होता है, एक ऐसी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। तो मैंने आपको शुरू में डिफाइन कर दिया था कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, पीजीटी 2016 में आयोग ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विच डज नॉट एग्जिट एट प्रेजेंट बट विल बी अकर इन द फ्यूचर, जो अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, वो होती है। या विच इज टू बी पेड बाय समवन एल्स, या जो किसी और को पेड करनी है। या whose occurrence or non occurrence depends on some future event, या जिसका होना या ना होना निर्भर करता है फ्यूचर में होने वाली किसी इवेंट पर, घटना पर। या विच हैज नॉट बीन पेड इन द पास्ट ईयर, या जो पिछले साल आपने नहीं दी थी। तो सही आंसर होगा इसका कि एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका होना या ना होना वो डिपेंड करता है आपके फ्यूचर में होने वाली घटना पर। मान लेते हैं जैसे आपके कोई कस्टमर था, आपका कोई कस्टमर था और उसने आपकी कंपनी पर क्लेम कर दिया और कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने मुझे दिया था उससे मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो ऐसा नहीं निकला जैसे था। अब ये केस पहुंच गया कोर्ट में, कोर्ट में ये केस चल रहा है, कोर्ट में ये केस चल रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन देगा या कस्टमर के फेवर में डिसीजन देगा। अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कस्टमर के फेवर में, तो फिर ये 1 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे। इसलिए ये लाइबिलिटी है, ना ही ये करंट है, ना ही ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसलिए इसको कहाँ पहुंचा देंगे, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में इसको पहुंचा देंगे। तो ये होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ये डिपेंड करती है कोर्ट के ऑर्डर पर। अगर कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में आया तो ये लाइबिलिटी नहीं बनेगी, और अगर फेवर में पहुंच गया कस्टमर के तो ये लाइबिलिटी बनेगी। इसलिए इसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। और याद रखना, इसके साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, कहते हैं कि इसको बताइए दिखाया कहाँ जाता है, शो कहाँ किया जाता है। तो देखिए, जो आपकी बैलेंस शीट होती है कंपनी की, कुछ कंपनी की इस तरह से होती है वर्टिकल बैलेंस शीट, तो इसके बाहर जो आपके यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, नोट टू अकाउंट होता है, उस नोट टू अकाउंट में शो करते हैं आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को, बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कोऑपरेटिव comparative balance sheet, initial expenditure 10,000 is reduced to 500. This will be treated as sale of initial expenditure, current asset, or adjustment of profit from operation, or none of the above. तो देखिए, आपका जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था 10,000 था, वो घटकर कहाँ पहुंच गया है, 500 रुपए पर पहुंच गया है। इसलिए आपने इसको ये पेड कर दिया है, ये आपने एडजस्ट कर दिया है, ये आपने खर्चों से एडजस्ट कर दिया है। और कहाँ से ऐड कर दिया है, आप एडजस्ट कर दिया है, ये आपने एडजस्ट कर दिया है एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जो परिचालन से लाभ प्राप्त हुआ उसमें इसको आपने एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धियां का मिलान प्रभावित करती है। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर अफेक्ट द मैचिंग ऑफ, ये मैचिंग को अफेक्ट करती है। कौन सी मैचिंग को, तो कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस की मैचिंग को अफेक्ट करती है, बैलेंस शीट को करती है, प्रॉफिट एंड लॉस को करती है। कह रहे हैं प्रभावित करती है, कह रहा नहीं करती, नहीं कह रहा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को करती है, नन ऑफ दीज। देखिए, अभी तक जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे, अभी तक जो आपने तैयारी करी होगी, तो वहां जब गलतियों का जिक्र आता है, जब कमियों को कहते हैं, तो वहां पर क्या आता है, वहां ये देखा जाता है कि एरर जो होती है आपकी कौन कौन सी होती हैं। एरर ऑफ ओमिशन होती है, एरर ऑफ कमीशन होती है, एरर ऑफ कमीशन होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, और कंपनसेटिंग एरर होती है। तो कंपनसेटिंग एरर ऐसी एरर होती हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं डालती हैं, ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं डालती हैं, इससे मैच कर जाता है। ठीक है, इससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, क्योंकि ये ऐसी गलती होती है कि पहले जो गलती हुई थी और उसके बाद दूसरी जो गलती होगी वो पहली गलती के भी प्रभाव को सही कर देती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो यहां पर कंपनसेटिंग एरर उसने पूछा क्या है, कंपनसेटिंग एरर अफेक्ट द मैचिंग, तो किसकी मैचिंग पर अफेक्ट डालती है, ट्रायल बैलेंस की मैचिंग पर तो ये अफेक्ट नहीं डालती। और हमने ट्रायल बैलेंस में पढ़ी थी ये सारी बातें। तो यहां पर देखिए कितना कंफ्यूज करने वाला है, तलपट को तो कर सकती थी इफेक्ट, लेकिन तलपट को इफेक्ट नहीं करती है। और यहाँ लिखा हुआ क्षतिपूर्ति अफेक्टेड करती है, अफेक्टेड तो ये तलपट को करती ही नहीं है, तो तलपट यहाँ आंसर नहीं होगा। और चिट्ठे से इसका मतलब नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा आपका डी, मतलब उपरोक्त में से
कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको ये अफेक्ट करती हो, तो ये किसी को भी अफेक्ट नहीं करती है, ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट नहीं करती। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ, 2 बार आयोग ने ये पूछा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें, बिल्कुल परेशान ना हो। ध्यान रखना, इसने कहा है प्रभावित करती हैं, तो आप ये मत सोच लेना सब गलतियां ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं। अरे भाई, ट्रायल बैलेंस के तो यहाँ प्रभावित ये करेंगी ही नहीं, क्योंकि ये तो कंपनसेटिंग है, अपनी गलती का प्रभाव अगली वाली गलती खुद ही सुधार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट encashment, the balance of the sinking fund investment account is transferred to। विनियोग की वसूली नकदीकरण के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोजित खाते का शेष ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, जब आप यहां से पैसा ले आते हैं सिंकिंग फंड से, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से जोड़े का मिलान सही नहीं है। कह रहे हैं बताइए कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है। तो देखिए यहां पर देखें कौन सा नहीं है, परिवर्तनीय ऋण पत्र, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आयोग ने ये पूछा हुआ भी था, पीजीटी 2004 में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में हमारी टीम थोड़ी सी गलती कर देती है। देखिए यहाँ ये टीम की ही गलती हुई है। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक तरफ लिखे हुए हैं परिवर्तनशील, मैं दोनों लिस्ट बना देता हूँ आपको। परिवर्तन परिवर्तनशील, परिवर्तनशील के आगे क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ऋणपत्र। परमाणु परिवर्तनशील क्या होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, क्या होते हैं, परिवर्तनशील भी होते हैं, अपरिवर्तनशील भी होते हैं। मतलब ऐसे डिबेंचर, ऐसे ऋण पत्र जिसको आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी हाँ कन्वर्टर कर सकते हैं शेयर में, वो तो होते हैं कन्वर्टेबल और परिवर्तनशील, और जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते जिसका, वो होते हैं अपरिवर्तनशील। तो ये तो सही जोड़ा बना हुआ है, हो सकते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, सहभागी। दूसरा क्या कहा है, सहभागी। दूसरा कहा है सहभागी, और सहभागी क्या होते हैं आपके, पूर्वाधिकार अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं सहभागी भी होते हैं, पार्टिसिपेटिंग होते हैं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि पहले इनको डिविडेंड मिल जाता है, और मिलने के बाद अगर फिर भी डिविडेंड बच जाता है तो ये उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें भी हिस्सा ये ले सकते हैं। तो ये भी जोड़ा सही है। उसके बाद कह रहे हैं सुरक्षित, उसके बाद कह रहे हैं सुरक्षित। सुरक्षित क्या ये बंधक पत्र होते हैं, ये भी बात सही है। बंधक पत्र सुरक्षित भी होते हैं, बंधक पत्र, ये भी बात सही है। ये बंधक पत्र भी सुरक्षित होते हैं, ये भी सही है। और उसके बाद कह रहा है कि अधिकार अंश, अधिकार अंश, अधिकार अंश, जो अधिकार अंश होते हैं, अधिकार अंश। अब ये अधिकार अंश मतलब राइट शेयर, ये इशूड टू, ये राइट शेयर किसको इशूड किए जाते हैं, तो ये कह रहे हैं नए, ये जो शेयर इशू किए जाते हैं वो किए जाते हैं नए अंशधारियों को, जो नए अंशधारी हैं उनको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात गलत कही गई है, इनको निर्गमित किए जाते हैं या दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल बात गलत कही गई है। इनको निर्गमित नहीं किए जाते। सुन लो, राइट शेयर क्या होते हैं या अधिकार अंश क्या होते हैं। देखिए जो लोग, जिन लोगों के पास, जो आपके पुराने शेयर होल्डर हैं, जिनके पास ऑलरेडी आपके शेयर हैं आपकी कंपनी के, अगर आपकी कंपनी उन्हीं को शेयर इशू करती है, उन्हीं को कह रही है कि पहले आपका अधिकार है, आप ही शेयर लेंगे, तो इसको बोलते हैं राइट शेयर। तो ये तो किसको दिए जाते हैं, पुराने अंशधारियों को, और इसने क्या कहा है, नए को। तो ये जोड़ा सही मिला हुआ नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर करेक्ट होगा, डी। क्वेश्चन आप समझ गए कि कौन सा इसमें से सही मिलान था, कौन सा नहीं था। इंग्लिश में बात करें तो परिवर्तनशील होते हैं कन्वर्टेबल, ऋण पत्र होते हैं डिबेंचर, सहभागी को बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, पूर्वाधिकार को बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर, और सुरक्षित को बोलते हैं सिक्योर्ड, बंधक पत्र को मोर्टेज बोलते हैं, अधिकांश को राइट शेयर, और इधर न्यू शेयर होल्डर, इशू टू न्यू शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑर्डर शुड द फॉलोइंग आइटम शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि हमेशा कंपनी में जो दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, वो परमानेंस बेसिस पर दिखाया जाता है,
मतलब जो सबसे ज्यादा दिन तक एसेट रहती है उसको हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। और यहाँ पर जो आपको एसेट दी हुई है, तो इन एसेट में आप देखेंगे सबसे ज्यादा ऐसी एसेट आपकी बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट, ओ सॉरी, बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी है? ये दी हुई है आपकी गुडविल। सबसे ज्यादा क्या रहती है? साथ गुडविल बिजनेस में हमेशा रहती है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो नंबर वन पर आप गुडविल को दिखाएंगे। ठीक है, नंबर वन आप किसको दिखाएंगे? नंबर वन आप दिखाएंगे गुडविल को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्थायित्व होती है। ठीक है, इसमें स्थायित्व ज्यादा होती है, ये परमानेंट परमानेंट ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा बिजनेस में यही रहती है। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा दिखाएंगे? उसके बाद दिखाएंगे आप विनियोग को, इन्वेस्टमेंट को। और आपके डेटर्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये आपके आते हैं बाद में। ठीक है, ये डेटर्स आएंगे, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएंगे। तो सही आंसर क्या होगा आपका? अब आप मैच कर लीजिए, इनको बिठाते हैं। देखिए, पहले बैठेगा क्या? फर्स्ट। उसके बाद कौन बैठेगा दूसरे नंबर पर? सेकंड। देन आपका डेटर्स होगा, और उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा होता है, कौन सा ऑर्डर आ रहा है यहाँ पर? ऑर्डर देखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये तीनों में फर्स्ट आ रहा है। तो बी में देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, और ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड, और सेकंड के बाद थर्ड, और देन फोर्थ। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट है। ये सीक्वेंस लगाने की काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और आप देखिए आयोग ने 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को मिलान करना है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो इधर कैश कह रहा है। कैश क्या होता है? कैश क्या होता है आपका? ये करंट एसेट होती है। कैश क्या होती है? करंट एसेट होती है। कैश क्या होती है आपकी? करंट एसेट होती है। ठीक है, करंट एसेट कौन सी होती है? करंट एसेट होती है आ, जिनको आप एक साल के अंदर अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड में लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकें। लिक्विड फॉर्म क्या होती है? कैश में कन्वर्ट कर सकें। अब कैश तो कैश है ही, तो ये तो कैश है ही, कैश अपना, ये तो करंट एसेट है ही। और प्रॉफिट क्या होता है? और इशूड शेयर, अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन वो इक्विटी शेयर कैपिटल के तरह किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, इक्विटी शेयर के आधार पर किया जा सकता है। और डिस्काउंट इज मशीनरी एंड प्लांट, ये जो होता है ये क्या होता है? कौन से अकाउंट में जाएगा? ये जाता है आपका फिक्स अकाउंट में। आपने जो डिस्काउंट मिला है, ये यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये कहाँ शो किया जाएगा? ये भी आप जब मशीन खरीदने जाते हैं आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आप मशीन एंड प्लांट क्या होता है आपका? फिक्स एसेट, तो ये उससे रिलेटेड है। और उसके बाद बचा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, ये क्या होते हैं? आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि अकाउंट आपके तीन होते हैं, पर्सनल और आपके रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? आपके रेवेन्यू आता है, मतलब इनकम आती है, और आपके लॉसेज आते हैं। तो ये किससे मैच हो जाएगा? इससे मैच हो जाएगा। अब ऑप्शन को मैच करते हैं हम। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो देखिए ए और बी, सी और डी, इसके हम ऑप्शन बनाते हैं। देखिए ए का ऑप्शन क्या है? ए का ऑप्शन है आपका फोर्थ, तो फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। और बी रोकड़, रोकड़ का क्या है आपका? थर्ड हो जाएगा, तो रोकड़ के लिए थर्ड आ गया। और आपका सी, सी किसका आ जाएगा आपका? इशू शेयर, तो शेयर इशू में है, इक्विटी शेयर होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। और आपका डी क्या बचा आपका? डी बचा आपका सेकंड। अब एक ऑप्शन है ऐसा देखिए, जो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और ये आपका आना चाहिए। देखिए फोर्थ आपका ये रहा, उसके बाद थर्ड है आपका, और उसके बाद सेकंड, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये आपका यहाँ पर जो था, ये था आपका फर्स्ट, और यहाँ था आपका सेकंड। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका? सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सही ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का अमाउंट क्या होगा? आपको पता है, बैलेंस शीट में आपको याद होगा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड जो होती है, उसमें आपका शेयर होल्डर फंड आता है। और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? आपका शेयर कैपिटल आती है, और आपके रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि बताइए शेयर होल्डर फंड कितना होगा अमाउंट। तो इसमें शेयर कैपिटल 16 लाख है, तो 16 लाख रुपए की तो आपकी हो गई शेयर कैपिटल। 16 लाख रुपए की शेयर कैपिटल होगी। उसके बाद कह रहा है प्रीफरेंस शेयर।
प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के हैं, ये थे इक्विटी 2 लाख के हो गए आपके इक्विटी शेयर। और उसके बाद है जर्नल रिजर्व, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, 73,000 के ये हो गए आपके। और उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस कह रहा है। तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट और डेबिट होता तो लॉस, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लॉस खर्चे आते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 20,000 एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, इनका यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका 16 लाख हो गया आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया आपके 2 लाख के, 73,000 हो गया आपका रिजर्व जनरल रिजर्व, और 41,000 हो गया आपका, 41,000 क्या है, 41,000 हो गया आपका, क्या लिखा था अभी मैंने, 41,000 हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये भी आपके इसमें ही जाता है, शेयर होल्डर फंड में ही। तो इनका सबका हम टोटल करते हैं, तो टोटल आ जाएगा आपका 4 and 1 and 8 9, 19,14,000। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों शामिल नहीं कहा किया यहाँ पर। देखिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब नहीं होता इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, ये अलग होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। और दूसरा ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ये एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। तो बस यही तो शेयर होल्डर फंड होगा, तो इनको जोड़ लेते हैं, तो आंसर क्या आ गया, सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इंक्रीज इन द रिटेन अर्निंग 6 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 10 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 60, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज। तो टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पर आपका अर्निंग दिया हुआ है, अर्निंग दिया हुआ है, कौन सी, रिटेन अर्निंग में इंक्रीज। रिटेन अर्निंग क्या होती है, देखिए पिछले साल जो भी आपका प्रॉफिट हुआ उसमें से आपने वो प्रॉफिट रखा हुआ था, अब कितना इंक्रीज हो गया उसमें, 6 लाख रुपए इंक्रीज हो गया उस प्रॉफिट में, फिर रिटेन अर्निंग होती है। और इसको कभी एस्टेट में आपने बीएसटी में हमारी क्लास में भी इसको जरूर समझा होगा। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग में जो आपके बैलेंस डिफरेंस आया है वो है 6 लाख, इसलिए आपका प्रॉफिट यही कहलाएगा जितना चेंज आ गया। समझिए आप, पहले आपका प्रॉफिट था, मान लेते हैं पहले प्रॉफिट आपका 10 लाख था और अब आपका प्रॉफिट हो गया 16 लाख, तो कितना चेंज आया, 6 लाख, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख। अब इसमें आपका जनरल रिजर्व में भी आपने ये पैसा भेजा होगा, तभी ये आपको बचा होगा, तो उस जनरल रिजर्व को आप वापस से ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि टैक्स देने से पहले नेट प्रॉफिट कितना था। तो ये कितना है, 10,000 आपका जनरल रिजर्व है, और आपका 10,000, दूसरा आपने 10,000 आपने क्या किया है, 10,000 ही आपने साथ साथ जनरल रिजर्व के साथ साथ आपने प्रोविजन भी किया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी 10,000 को भी वापस जोड़ देते हैं, क्योंकि इसने प्रॉफिट को कम कर दिया है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6,20,000, 6,20,000। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, यही पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें किसी ऋण के डूबत हो जाने की दशा में राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। देखिए जब आपका केस ऑफ द लोन बिकम बैड डेब्ट, यदि कोई बैड डेब्ट हो जाता है तो अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू। तो जब आपका बैड डेब्ट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप एंट्री पास करते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स। क्या करते हैं, डेटर्स। क्यों करते हैं ऐसा, देखिए जो आपका लॉस होता है लॉस को आप डेबिट करते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी एसेट होती है, और एसेट जब कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर इसने पूछा था कि बताइए क्रेडिट किसे करेंगे, डेटर्स अकाउंट को, मतलब देनदार खाते को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिट्ठे का लेखा परीक्षण मतलब बैलेंस शीट ऑडिट इन इंडिया मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट के ऑडिट, ऑडिट से मतलब होता है इसका, या आपके बैलेंस शीट के ऑडिट से मतलब होता है इसका, बैलेंस शीट के ऑडिट से या बैलेंस शीट के आइटम से इसका मीन्स होता है, या इसका मीन्स क्या होता है, एसेट आइटम ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे की संपत्ति संबंधी मदे, या लाइबिलिटी आइटम ऑफ बैलेंस शीट। तो सही ऑप्शन इसका होगा आपका ए। ए क्या है आपका, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके इनके ऑडिट को क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट ऑडिट कहा जाता है। आप बिल्कुल ये कंफ्यूज ना हो कि बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का ऑडिट होगा, नहीं,
इसमें बैलेंस शीट का भी ऑडिट होता है, प्लस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी ऑडिट होता है। और भारत में इसी को बैलेंस शीट के ऑडिट का मतलब यही होता है कि दोनों का ऑडिट करना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्सपेंसेस आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है? देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अब आप कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो माल बनने तक होते हैं, जब तक आपका गुड्स बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक होते हैं। जैसे मजदूरी होता है, दुकान का किराया, वेतन नहीं होता, आपका लेखन सामग्री, डाक एवं टेलीफोन, मजदूरी, आगत व्यय, स्थानीय कर, आपका लेखन होता है, सामग्री स्टेशनरी यहाँ नहीं आता आपका, और मजदूरी, आगत वाहन व्यय, और स्थानीय कर मतलब वेजेस, कैरेज इनवर्ड, लोकल टैक्सेस, ये होता है। ठीक है, और ये लीगल एडवर्टीजमेंट, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। देखिए, हम मजदूरी देंगे माल बनाने के लिए, आप माल को कच्चा माल लेकर आ रहे हैं तो वहां पर आप कैरेज इनवॉर्ड दे रहे हैं, आगत वाहन भी दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। और उसके बाद आप लोकल टैक्स देकर आ रहे हैं, स्थानीय कर देकर आ रहे हैं माल को लाने में, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हो जाएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इससे आपका आयोग जानना चाह रहा है कि आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, या आपका पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता है, ये आप पे आता है या नहीं, ये आपको वो चेक करना चाह रहा है। तो याद रखना, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिक्री की लागत 1,20,000 है और सकल हानि 25% है, तो बताइए विक्रय की लागत कितनी होगी? तो देखिए, यहाँ पर हानि दी हुई है कितनी परसेंट? 25%। किसका 25% है? ऑन सेल, सेल का, और सेल आपको दिया हुआ भी है। तो अगर यहाँ करें ग्रोस ग्रोस लॉस की बात करते हैं, तो ग्रोस लॉस कितना है? ग्रोस लॉस है 1,20,000 का 25% अपॉन 100। तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1,20,000 का 60 और 60 का आगे था 30, तो 30,000 आ जाएगा ये। 30,000 क्या है? आपका लॉस है। अब आपने कोई चीज 1,20,000 की बेची, लेकिन जब बेची थी तो उस पर 30,000 का लॉस लिया था, इसलिए खरीदी कितने की थी? ज्यादा में खरीदी होगी आपने, तो ये आपने ज्यादा में खरीदी होगी। तो कितने में खरीदी हुई होगी आपकी? 1,20,000 में आपने, और यहाँ पर क्या है? और ऐड किया होगा 30,000, तो जब आपने खरीदी होगी कितना? 1,50,000 में आपने खरीदी होगी, तभी तो आपने 1,20 में बेच दी, तभी तो आपको विक्रय की लागत, सॉरी यहाँ पर लागत दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। ये क्या दिया हुआ था? लागत दिया हुआ है जो बेचा है, माल की लागत। लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन हमें इस वीडियो में कवर करने हैं, इस चैप्टर को और हम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा प्लानिंग बनी हुई है वो कहती है कि आज हमें ये चैप्टर फिनिश करना है, ताकि हमारा समय से सिलेबस पूरा हो जाए। तो यहाँ पर ग्रोस लॉस दिया हुआ है, ग्रोस लॉस 25% दिया हुआ है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है ऑफ वन फोर्थ ऑफ किसका? सेल का, सेल का दिया हुआ है। और अगर हम इसको कॉस्ट का करें तो कॉस्ट का क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट 1,20,000, तो कॉस्ट कितनी दी हुई है? 1,20,000 कॉस्ट गिवन है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो लॉस कितना आया? 40,000। कोई चीज आपने बनाई तो है 1,20 में, 40,000 का उस पर लॉस लेना है, तो कितने में बेचोगे? आप उसे 80,000 में बेचोगे, और कम में बेचोगे उसको। क्यों बेच रहे हो कम में? क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 80,000 आपका ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं। प्रपोज डिविडेंड इज सो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द हेड। तो आपका जो प्रपोज डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड कहाँ पर शो किया जाता है? ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड होता क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? देखिए, प्रपोज डिविडेंड होता है कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो डिविडेंड देंगे, इस बार हम इस बार हम प्रॉफिट का 25% देंगे। क्या? डिविडेंड देंगे, तो ये प्रपोज डिविडेंड है। अब जब एजीएम होगी
तो एजीएम में ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो शेयर होल्डर हैं वो कहें नहीं जी इसको कम कर लीजिए, इतना नहीं देंगे। तो ये दिया भी जा सकता है, ये नहीं भी दिया जा सकता। इसलिए इसको समझा जाता था आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, इसको अब क्या समझा जाता है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी समझा जाता है। और ये अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, बात ये पूछी जाती है। तो देखिए एक तरह से ये आपने प्रोविजन किया हुआ है, एक तरह से आपने क्या किया हुआ है, प्रोविजन किया गया है। तो आप इसको कहाँ शो करते हैं? प्रोविजन में इसको शो करते हैं। लेकिन 2000 अगर 13 में बात करें, 2013-14 और अब की बात करें, करंट ईयर की बात करें, तो करंट ईयर में इसको कहाँ कहाँ दिखाए, क्या लेते हैं इसको? हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के रूप में इसको शो करते हैं। लेकिन जो पहले से बैलेंस शीट में दिखाया जाता था तो ये प्रोविजन में दिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट। आपने इनकम अर्न कर ली एंड कलेक्टेड, और कलेक्टेड, तो इससे रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी आपकी एसेट और इंक्रीज हो जाएगी आपकी कैपिटल, या आपकी डिक्रीज हो जाएगी एसेट और इंक्रीज हो जाएगी कैपिटल, या आपकी इंक्रीज हो जाएगी एसेट और डिक्रीज हो जाएगी लाइबिलिटी, डिक्रीज हो जाएगी एसेट और इंक्रीज हो जाएगी लाइबिलिटी। इनकम अर्न करी है आपने, उसको कलेक्ट भी कर ली। तो आपको पहली बात तो जब इनकम हुई है तो आपको पैसा मिला होगा, और पैसा क्या होता है आपका? वो कैश में आता है। पैसा क्या होता है आपका? कैश। और कैश क्या होता है आपका? लाइबिलिटी होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपकी? लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ओ सॉरी, पैसा जो होता है आपका, जो कैश होता है, कैश क्या होता है आपका? एसेट होता है। एसेट में आता है, करंट एसेट में। तो इसका मतलब जब आपको इनकम मिली होगी तो आपका एक तो कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, तो इंक्रीज हो गई एसेट। और दूसरा, आपकी जो कैपिटल है, प्रॉफिट होने से हमेशा कैपिटल बढ़ जाती है। ये आपने कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो 11th क्लास में आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वहां आपने पढ़ा होगा कि जितनी भी इनकम होती है वो कैपिटल को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, और जितने भी लॉसेज होते हैं, खर्चे, एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कैपिटल को माइनस कर देते हैं। तो वही ये यहाँ से पूछ रहा है आपको। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन सीधी यूं ना कहकर कि एसेट बराबर होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ऐसे ना पूछकर आपसे कह दिया कि अगर कैश मिलता है, इनकम मिलती है, तो उससे आपकी एसेट इंक्रीज होगी और साथ में कैपिटल इंक्रीज होगी, या कुछ और होगा, ये आपसे पूछ लिया है। तो क्या होगा सही आंसर? ए होगा। अगर आपको कैश मिलता है, इनकम आपकी होती है, तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी और आपका एसेट भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे, बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल व्हेन। कब यूजफुल होता है? जब होता है बैलेंस शीट का ऑडिट जब आपका छोटी संस्था होती है, आकार आपका छोटा होता है। अदरवाइज आपको सिंपल जर्नल ऑडिट करानी पड़ती है। और अगर आप बैलेंस शीट ऑडिट करा रहे हैं जिसमें केवल दो चीज ऑडिट होंगी, बैलेंस शीट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये केवल छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं वहां के लिए काफी फायदेमंद होती है, काफी लाभदायक होती हैं। तो यही पूछा था कि किसके लिए ये उपयुक्त होती है। तो ये उपयोगी होती है आपकी बी, जब साइज जो हो आपके बिजनेस का काफी छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष में निम्नलिखित मदों को किस प्रकार दिखाया जाएगा? देखिए फिर वही बात आ गई, आपको क्या दिखाना है? परमानेंस बेसिस पर आपको इनको दिखाना है। किस बेसिस पर दिखाएंगे आप? परमानेंस बेसिस पर। और परमानेंस बेसिस पर देखेंगे करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर शेयर कैपिटल और रिजर्व सर्कुलर। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका? शेयर कैपिटल आता है। सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है। इंक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आता है आपका? शेयर कैपिटल सबसे पहले आता है नंबर वन पर। उसके बाद आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है, अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी, याद करी होगी। और उसके बाद आता है आपका सिक्योर्ड लोन। आपके उसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन, और लास्ट में आती है आपकी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के भी अंदर काफी चीजें आती हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आती हैं, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आती हैं, सारी चीजें आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं। ये सब कहाँ जाते हैं? आपके करंट लाइबिलिटी में। तो करंट लाइबिलिटी आपका फोर्थ नंबर पर हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर, सबसे पहले कौन सा आएगा? कैपिटल थ्री, उसके बाद फोर, उसके बाद टू, वन। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट। रॉ मटेरियल को कहाँ कैसे वैल्यूड किया जाता है? मार्केट प्राइस पर, रिलाइज प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर, या दोनों में जो भी कम हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो इसको आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? आप जो इसको वैल्यूड करते हैं
वो वैल्यूड करते हैं आप मार्केट प्राइस पर। किसको? दोबारा बता रहा हूं मैं, रॉ मटेरियल की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन आप इसके साथ ये भी याद रखना, जो फिनिश गुड्स होता है, आपको ये भी याद रखना है, जो स्टॉक होता है, किसका स्टॉक या फिनिश गुड, फिनिश्ड गुड्स जो होता है, इसको इज वैल्यूड, इसको वैल्यूड किया जाता है। इसको ये आप लिख लें, नोट कर लें कि इसको वैल्यूड किया जाता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी इनमें से कम हो। ठीक है। तो अगर आपका माल बनता नहीं है, रॉ मटेरियल है, तो वो तो हमेशा हम देखेंगे मार्केट प्राइस पर। और अगर आपका माल बनकर तैयार हो गया है, फिनिश गुड का स्टॉक है, तो उसे देखेंगे हम मार्केट वैल्यू। और आपका कॉस्ट जो भी कम हो उस पर इसको वैल्यूड करेंगे, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अगर देखें कि ये होता क्यों है, तो ये होता है अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कहता है इसको कि आपका जो माल बन गया है, उसको आप कम में दिखाएं, ज्यादा में ना दिखाएं। कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए प्रोविजन बनाइए, लेकिन प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत बनाइए। तो आपको याद रखना है। और दूसरी बात, और एक बात और याद रखना, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, सॉरी, MET रॉ मटेरियल और ड्राइंग, रॉ मटेरियल और ड्राइंग अगर बात होती है ड्राइंग की और रॉ मटेरियल की, ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स, तो ये भी किस पर दिखाया जाता है? एट कॉस्ट पर। ये किस पर दिखाया जाता है? एट कॉस्ट पर। तो ये भी कॉस्ट पर दिखाया जाता है, और आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट पर दिखाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये कॉस्ट पर दिखाया जाता है, और ये ऊपर वाले फिनिश गुड दिखाया जाता है आपका, जो भी कम हो उस वैल्यू पर। यहाँ बच्चे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लोअर वाला भी याद करके रखते हैं वो, कि जो भी कम हो, लेकिन याद रखना ये होता है केवल किसके लिए? फिनिश गुड या स्टॉक के लिए बात हो रही है, रॉ मटेरियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंश प्रीमियम की राशि पूर्णतः अंशतः निम्न में से कहाँ प्रयोग की जा सकती है? क्या गुडविल को अपलिखित करने में की जा सकती है, रिटर्न ऑफ करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को की जा सकती है, या डेफर्ड रिवेन्यू में यूज की जा सकती है? तो आपकी ये की जा सकती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, इसको के लिए अंश या पूरी इसको यूज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टॉक डज नॉट इंक्लूड, स्टॉक किसमें इंक्लूड नहीं होता है? स्टॉक किसमें नहीं होता है? गुड सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी, या गुड सोल्ड टू हैंड। देखिए, जो आपका एजेंट के हाथ में गुड्स है, ठीक है, एजेंट के पास गुड्स है, उसमें स्टॉक होगा? नहीं होता है, ये पूछ रहे हैं, स्टॉक उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये बनकर माल तैयार होगा, ये तो स्टॉक कहलाएगा। एजेंट के बिकने के लिए तैयार है, और यहाँ कह रहे हैं गुड आउट ऑफ द अप्रूवल सेल, रिटर्न के लिए, ये भी क्या होगा? ये भी स्टॉक होगा। कह रहे हैं गुड सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, बायर के लिए जो डिलीवरी कर रहा है, और जो बायर के लिए डिलीवरी के लिए गुड्स रखा गया है, ये वो होगा। तो सही ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कौन से दिखाए जाते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, या शेयर प्रीमियम। ठीक है, शेयर प्रीमियम ये तो लाइबिलिटी साइड में जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसा खर्चा जो आपने दिया नहीं है, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। और आपका प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। ये कहाँ दिखाया जाता है? ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। और दूसरा, ये जो एक्सपेंसेस क्यों दिखाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हम आपके फिक्टिशियस एसेट भी कह देते हैं इनको हम, इसलिए यहाँ दिखाते हैं क्योंकि ये हमारे होते हैं रेवेन्यू डेफर्ड एक्सपेंडिचर, जो कई कई साल तक हमारे बेनिफिट देते हैं, और इनको हम कई साल तक रिटर्न ऑफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का पार्ट क्या नहीं है? एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर, वाउचर का एग्जामिनेशन करना, ये तो है। वाउचर तो जरूर देखेंगे अगर ऑडिट कर रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं अगर। या सीकिंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द स्टाफ, और आपका एंटरप्राइजेज, या प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, इसमें ये तैयार नहीं करते, ये चेक करते हैं, इनकी भी देखते हैं। और ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये बैलेंस शीट तैयार करेंगे
ऑडिट में बैलेंस शीट तैयार थोड़ी ना की जाती है, ऑडिट में तो इनको चेक किया जाता है और प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। तो ये सारे एम्प्लॉय से भी बात की जाती है, एक्सप्लेनेशन देखे जाते हैं उनके ऑफिसर्स के। तो ये बैलेंस शीट तैयार नहीं होती। ठीक है कि क्या नहीं होता है, क्या अंग नहीं है, ऑडिट का प्रोसेस का क्या अंग नहीं है, सी नहीं है, उसमें बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं बल्कि और बैलेंस शीट को तो उल्टा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन आफ्टर राइटिंग ऑफ द accumulated losses, एक्युमुलेटेड लॉसेस को ट्रांसफर करने के लिए, एक्युमुलेटेड लॉसेस को यानी बैलेंस शीट इन कैपिटल रिडक्शन आफ्टर राइटिंग ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप? जब आपने एक्युमुलेटेड यानी संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते को शेष को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा ये? तो ये आपका ट्रांसफर किया जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में, ये आपको याद रखना है, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन। इसमें कहा है कि कंपनी में अडोप्ट पॉलिसी टू द विंडो ड्रेसिंग की पॉलिसी को अपना सकती है बाय मैनिपुलेटिंग द डेटा सच एज देखिए 11th क्लास में सेम ये लाइन दी हुई है। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो 11th क्लास की बुक में ये लाइन एज इट इज दी हुई है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि कंपनी को छल के प्रदर्शन कला की नीति अपना सकती है, जैसे कि क्या कर सकती है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकती है, या ओमिशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ गुड्स परचेज इसको भूलकर, या ट्रेडिंग मतलब किस काम को करके वो विंडो ड्रेसिंग कर सकती है। क्या काम ऐसा होगा जिसको करने से विंडो ड्रेसिंग होगी? ऑप्शन ये पूछा गया है, क्या होगा? तो देखिए पहली बात तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कम ज्यादा कर सकती है, तो भी हो सकता है, ये भी बात सही होगी। दूसरा और क्या कर सकता है, ओमिशन लाइबिलिटी को कम दिखा सकते हैं, ओमिशन कर सकते हैं, ना लिखें। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं होता। और रिकॉर्डिंग ऑफ एडवांस कैश, ऐसा भी नहीं होता। तो दोनों ऑप्शन आपके, इन दोनों को काम करके विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट। विंडो ड्रेसिंग किससे की जा सकती है? विंडो ड्रेसिंग इन दोनों से की जा सकती है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक ग्राहक के लौटे हुए अनदर चेक की प्रविष्टि होगी, अ कस्टमर चेक रिटर्न आफ्टर बीइंग डिसऑनर्ड विल बी। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट आपको शुरू में ही बताया था, अगर आपका चेक वापस आ जाता है, बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, चेक वापस आने की बात हो रही है। तो अगर आपका चेक वापस आता है तो आप उसको कहाँ पर शो करेंगे? तो अगर चेक आपका वापस आता है तो आप उसको जर्नल प्रॉपर में शो करते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न में तो परचेज माल वापस आएगा, वो लिखा जाएगा। अगर आपकी सेल रिटर्न हो रही है वो लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न में। थ्री कॉलम कैश बुक में कहाँ से पैसा आ रहा कहाँ जा रहा वो लिखा जाएगा। तो जनरल प्रॉपर में अगर आपका चेक वापस आता है तो वो लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड सम्मिलित नहीं किया जाता है, अनक्लेम डिविडेंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स, या आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या सम्मिलित नहीं, हमारी टीम भी कमाल है। तो यहाँ पर पूछा गया था, डज नॉट इंक्लूड इन करंट करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? यहाँ लिख लेना आप, चालू दायित्व। हिंदी में क्या बोलेंगे, चालू दायित्व, चालू दायित्व। बैलेंस शीट आपको हर बार पूछ रहा है कि कह रहा है, बार बार चीख चीख के कह रहा है आयोग, यूपी का भी आयोग कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। तो क्या शामिल नहीं करेंगे करंट में आप? देखिए, अनक्लेम डिविडेंड शामिल नहीं करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं करेंगे। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर तो पक्का आपका क्या होता है, करंट लाइबिलिटी ही होता है। पूर्वदत्त बीमा जो आपने बीमा पहले ही दे दिया तो ये क्या बन जाएगी, आपकी करंट एसेट बन जाती है। और ये बैंक अधिविकृत आपका, ये बैंक अधिविकृत बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये करंट अकाउंट पर दिया जाता है बिजनेसमैन को।
तो ये भी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। और आपका अनक्लेम डिविडेंड, ये भी करंट लाइबिलिटी होती है। तो ये जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये नहीं होता है। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपके बैंक में 1 लाख रुपए जमा थे, लेकिन आपने चेक काट के किसी को दे दिया 1,10,000 का। तो बैंक आपको, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन है, तो 10,000 रुपये फालतू के दे देगा। ये 10,000 रुपये फालतू दिए हैं, ये होता है बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है। और ये करंट अकाउंट पर ही फैसिलिटी मिलती है। और करंट अकाउंट कौन खोलता है, करंट अकाउंट या चालू खाता खोलता है आपका बिजनेसमैन। तो वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। और हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। हमें अपने टारगेट पर पहुंचना है। हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं, जिसमें आपके साथ साथ क्वेरीज भी हो सके, आप क्या और पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन चाहिए आपको, वो सारी बातें लाइव क्लास में हो सकें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप घबराए नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके 18 दिन बच रहे हैं। मैं आपका कोर्स भी पूरा कर दूंगा, आपका रिवीजन भी करा दूंगा, और आपका साथ साथ दिन भी बच जाएंगे। आपके फिर भी दिन बच जाएंगे, और एक भी टॉपिक में आपका नहीं छोड़ूंगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि और सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से लेकर चलनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।